हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। चित्र 13.8 में ऑक्सीजन के 1 गुणा 10 की घात ऋण 3 किलोग्राम द्रव्यमान के लिए पीवी बटे टी एवं पी में दो अलग अलग तापों पर ग्राफ दर्शाए गए हैं। यदि हम ऐसे ही ग्राफ 1 गुणा 10 की घात ऋण 3 किलोग्राम हाइड्रोजन के लिए बनाएं तो भी क्या उस बिंदु पर जहां वक्र वाई अक्ष से मिलते हैं पीवी बटे टी का मान यही होगा? यदि नहीं तो हाइड्रोजन के कितने द्रव्यमान के लिए पीवी बटे टी का मान कम दाब और उच्च ताप के क्षेत्र के लिए वही होगा? हाइड्रोजन अणु का द्रव्यमान 2.02 एएमयू, ऑक्सीजन अणु का द्रव्यमान 32 एएमयू तथा आर का मान 8.31 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन दिया गया है। तो बच्चों यहाँ हमसे प्रश्न में ऑक्सीजन के लिए ग्राफ दिया गया है अलग अलग तापों पर, और ऑक्सीजन के लिए ग्राफ देकर उसके लिए पीवी बटे टी का जो मान प्राप्त होता है उसके आधार पर हमसे पूछा गया है कि क्या यही मान हमें हाइड्रोजन के लिए प्राप्त होगा, और अगर हाइड्रोजन के लिए यह मान हमें प्राप्त नहीं होता है तो उसके किस द्रव्यमान पर यह मान हमें प्राप्त हो, अर्थात हमें हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान ज्ञात करना है तथा पीवी बटे टी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इसे समझने के लिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई तल में एक वक्र का निर्माण कर रहे हैं, और बच्चों हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे कि हम क्या जानते हैं। ये हमारे पास बच्चों एक्स अक्ष हो गई, ये हमारे पास वाई अक्ष हो गई, और हमने ये माना मूल बिंदु है। अब बच्चों उदाहरण के रूप में मैं क्या कर रहा हूँ, उदाहरण के रूप में मैं y बराबर 2 के लिए एक वक्र यहाँ पर बना रहा हूँ। किसके लिए बच्चों? y बराबर 2 के लिए। तो बच्चों हम जानते हैं कि y बराबर 2 के लिए जो वक्र बनेगा वह वक्र x अक्ष के समानांतर इस तरह से होगा। तो ये बच्चों हमारे पास कौन सा ग्राफ हुआ? y बराबर 2 का ग्राफ हुआ। बच्चों y बराबर 2 के ग्राफ से हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर कि x के अलग अलग मान पर हम कोई सा भी मान ले ले, y का मान हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? 2 प्राप्त होगा। अर्थात तो y का मान हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? नियत प्राप्त होगा। तो बच्चों प्रश्न में हम देखते हैं कि इस प्रश्न में हमें बिंदु ए मानते हैं अपन यहाँ पर, और यहाँ पर मानते हैं बिंदु बी। अर्थात ये बिंदु ए से बिंदु बी के बीच में जो बिंदुकित रेखा है, ये बिंदुकित रेखा बच्चों हमारे पास वाई अक्ष पर है, और एक्स अक्ष पर हमारे पास बच्चों दाब है, और वाई अक्ष पर पीवी बटे टी है। अर्थात ये बिंदुकित रेखा जो है इसके लिए जो वाई अक्ष है अर्थात पीवी बटे जो टी है इसका मान क्या होगा बच्चों? नियत होगा। पीवी बटे टी का मान नियत होगा तो ये जो वक्र है बच्चों ये हमारे पास आदर्श गैस समीकरण के वक्र को प्रदर्शित करेगा। अर्थात बच्चों हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। कैसे उपयोग कर सकते हैं बच्चों? हम कर सकते हैं पीवी बराबर क्या होता है बच्चों? पीवी बराबर एन गुणा आर गुणा टी के बराबर होता है। अगर बच्चों हमारे पास पीवी बटे टी जो है ये नियत हो जाए, है ना बच्चों, जैसे वक्र में हो रहा है हमारे पास क्या हो रहा है, वाई एक्स पर बन रहा है, पीवी बटे टी का मान हमारे पास नियत है। पीवी बटे टी का मान नियत होने का मतलब क्या है बच्चों कि यह पीवी बटे टी जो है ये दाब से स्वतंत्र है। अर्थात कि हमारे पास नियत हुआ तो ये जो ए से बी बिंदुकित रेखा आ रही है ये आदर्श गैस के समीकरण को, आदर्श गैस का जो वक्र है उसको प्रदर्शित कर रही है, इसीलिए हम यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण को उपयोग में ले रहे हैं। तो आदर्श गैस समीकरण होता है बच्चों पीवी बराबर एनआरटी, जहां हमारे पास बच्चों पी क्या होता है, हमारे पास पी होता है दाब, वी क्या होता है बच्चों? आयतन। पी तो हो गया दाब, वी हमारे पास होता है आयतन, टी हमारे पास होता है ताप, तो टी हो गया बच्चों ताप। आर हमारे पास बच्चों क्या है? गैस नियतांक होता है, तो आर हमारे पास होता है बच्चों गैस नियतांक, और एन हमारे पास क्या है बच्चों? मोल की संख्या होती है। ये तो बच्चों हमारे पास आदर्श गैस का समीकरण है, इस आदर्श गैस का वक्र है, इसलिए हमने आदर्श गैस समीकरण को क्या किया बच्चों? उपयोग में ले लिया। लेकिन यहाँ प्रश्न में हमसे बच्चों पीवी बटे टी के बारे में पूछा गया है, तो अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर पीवी बटे टी का मान क्या होगा? तो हम देखते हैं बच्चों हमारे पास यहाँ पर पीवी बटे टी का मान हमें किसके बराबर प्राप्त हो रहा है समीकरण से? पीवी बटे टी का मान हमारे पास एन गुणा आर के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों ये तो हमने आदर्श गैस समीकरण से लिख लिया। अब बच्चों हमारे पास क्या होता है, जो मोलर द्रव्यमान होता है, वो मोलर द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? तो जो मोलर द्रव्यमान हाइड्रोजन का हमारे पास होता है, किसका? हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान बच्चों 2 होता है। तो मोलर द्रव्यमान हाइड्रोजन का हमारे पास ऑक्सीजन से कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 16 होता है, क्योंकि उसको हम O2 के रूप में लिखते हैं, इसलिए उसका मोलर द्रव्यमान 16 होता है। तो ये इससे कम होता है। अगर ये इससे कम होता है तो हमारे पास बच्चों जो मोल की संख्या होती है वो क्या होती है बच्चों? ग्राम में भार बटे अणुभार। अर्थात मोल की संख्या क्या होगी बच्चों? मोलर द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होगी। अर्थात हम क्या कहेंगे, जो 1 ग्राम में मोल की संख्या होगी, तो 1 ग्राम में मोल की संख्या जो होगी वो हाइड्रोजन में जो होगी मोल की संख्या, तो वो जो हाइड्रोजन में होगी वो किससे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी। अर्थात मोल की संख्या हाइड्रोजन में, मोल की संख्या ऑक्सीजन से ज्यादा हमें प्राप्त होगी। तो यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब बच्चों मुख्य अवधारणा के बाद हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ अब हम लिखते हैं दिया है, क्या लिख रहे हैं बच्चों? दिया है, और हमें दिया हुआ है एम का मान दिया है हाइड्रोजन के लिए। इनका प्रश्न में दिया हुआ है हमें बच्चों
ये नीचे नीचे प्रश्न में क्या लिखा हमारे पास कि हाइड्रोजन का अणु द्रव्यमान 2.02, तो हाइड्रोजन के लिए कितना दिया बच्चों, 2.02 एएमयू के बराबर। ऑक्सीजन के लिए बच्चों कितना दिया, 32 एएमयू के बराबर हमारे पास होता है बच्चों। और इसी प्रकार जो हमारे पास आर का मान होता है वो एक नियतांक है, तो इसका मान क्या होता है, 8.314 जूल प्रति मोल और प्रति केल्विन के बराबर हमारे पास होता है। तो ये सब हमें दिया गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। और अब प्रश्न में हमसे पहले भाग में क्या पूछा गया है बच्चों, कि पीवी बटे टी का मान दोनों गैसों के लिए क्या होगा। तो बच्चों पीवी बटे टी का मान जो है हमारे पास एन और आर के बराबर आ रहा है। आर बच्चों गैस नियतांक होता है, इसीलिए पीवी बटे टी जो है वो एन के समानुपाती आ रहा है। बच्चों हमारे पास यहाँ क्या है, मोल की संख्या अलग अलग है, तो मोल की संख्या भिन्न भिन्न है। मुख्य उदाहरण में हमने देखा कि हाइड्रोजन में जो मोल है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है, इसीलिए पीवी बटे टी का जो मान है ये हमें कैसा प्राप्त होगा, भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। तो ये मान हमारे पास कितना होगा बच्चों, भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। अब इसके बाद बच्चों इससे जो दूसरा भाग है उसमें हमसे क्या पूछा गया कि हाइड्रोजन के किस द्रव्यमान के लिए। तो बच्चों यहाँ हम हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकालेंगे, तो अब हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान बच्चों उसमें कितने मोल है, मोल, और उसके जो हम मोल तथा ये तो हो गया हमारे पास हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान, इसको हम मोल को किससे गुणा कर देंगे बच्चों, अणु द्रव्यमान से गुणा कर देंगे। तो हाइड्रोजन गैस के अणु द्रव्यमान से गुणा कर देंगे तो हमें उसका द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों मोल क्या होता है, ग्राम में भार बटे अणुभार। ग्राम में भार बच्चों कितना दिया गया है, 1 × 10⁻³ किलोग्राम, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम बटे अणुभार कितना होता है बच्चों। तो हमारे पास अणुभार का मान कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए हमें अणुभार कितना दिया गया था, 32 दिया गया था, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 32 हो जाएगा। और अणु द्रव्यमान कितना दिया गया है बच्चों, अणु द्रव्यमान हमें दिया गया है 2.02। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों कितना द्रव्यमान आ जाएगा इसका, 0.0626 ग्राम के बराबर। कितना, 0.0626 ग्राम के बराबर। अतः हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान हमें कितना प्राप्त हुआ, 0.0626 ग्राम के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।